वक्त हो चला है स्विच बुलेटिन का। मेरा नाम है सिमरन और मैं हूं गरिमा। ये है स्विच बुलेटिन, यानी कि आधे घंटे का एक ऐसा न्यूज बुलेटिन जो आपके न्यूज सेंस का स्विच ऑन कर देगा। इस बुलेटिन में हम आपको खबरें इतनी डिटेल में समझाते हैं कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी चाय की टपरी पर अपने ज्ञान का शो ऑफ इजीली कर पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज के जरिए हम आप तक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी लाते हैं। इस बुलेटिन में हम आपको स्विच टीम की न्यूज बुफे की सिर्फ एक झलक ही दिखाते हैं। और इस बुफे से अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग न्यूज कंज्यूम करनी है तो आप स्विच के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यानी कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। वहां आपको हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर न्यूज रिपोर्ट्स होलसेल में मिलेंगी। बहुत हो गई बुफे की बात, स्विच बुलेटिन को शुरू कर देते हैं क्योंकि बुफे से मुझे सिर्फ खाना ही याद आता है। और अब तो अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, बस धूप में बैठकर मस्त रेवड़ियां खाने का मन करता है। वेल सिमरन, अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है कि रेवड़ियां खाओ तो तुम्हें अरविंद केजरीवाल की रैली में जरूर जाना चाहिए। केजरीवाल आजकल अपनी रैलियों में सच में रेवड़ियों के पैकेट्स बांट रहे हैं, वो भी एकदम फ्री। अरविंद केजरीवाल को आजकल जिस बात पर ट्रोल किया जा रहा है, उन्होंने उसी को अपना हथियार बना लिया है। केजरीवाल ने एक इवेंट में स्टेज पर खड़े होकर लोगों को सच में रेवड़ियों के पैकेट्स बांटे हैं। यहाँ पर मुफ्त की रेवड़ियों से केजरीवाल उन सुविधाओं को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने दिल्ली वासियों को दी हैं। पूरी खबर जानिए वैभव की इस रिपोर्ट में। ये 6 रेवड़ी हैं। रेवड़ी जो है चीनी से बनती है। रेवड़ी ये चीनी तो जनता की है। इसमें जो तिल है वो तिल भी जनता का है। इसमें जो घी लगा वो घी भी जनता का है। इसमें जो इलायची डली इलायची भी जनता की है। मैं तो हलवाई हूँ, मैंने ये सारा मिला के जनता की रेवड़ी बना के आपको दे दी। अब गौर करने वाली बात है कि साल 2022 में पीएम मोदी ने ही केजरीवाल का नाम रेवड़ी से जोड़ा था। साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने ही केजरीवाल के फ्रीबीज देने वाले बयानों को लेकर उनसे चुटकी ली थी। पीएम ने इसे रेवड़ी कल्चर नाम दे दिया था और कहा था कि दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्रीबीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस चुनावी कॉन्सेप्ट से पीएम मोदी केजरीवाल को हराने की सोच रहे थे, केजरीवाल ने आज उसी टैक्टिक को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। रेवड़ी कल्चर वाली ये जंग पीएम मोदी ने शुरू की थी, लेकिन केजरीवाल ने इसे खत्म करने और अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की सोच ली है। हाथों में रेवड़ी का पैकेट और पैकेट में ये 6 रेवड़ियां। देखने में जरूर अजीब लगा, लेकिन ये 6 रेवड़ियां दिल्ली की जनता को मिल रही 6 फ्री सुविधाओं का प्रतीक है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा, मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा और मुफ्त दवा और इलाज। मुफ्त की रेवड़ियों का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आ गई तो दिल्ली के लोगों को मिल रही ये 6 रेवड़ियां बंद हो जाएंगी। तो अगर आपने गलती से इनको वोट दे दिया, आपकी फ्री बिजली है 6 की 6 रेवड़ी आपकी खत्म हो जाएंगी, आपका सब खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता में रेवड़ी बांटने वाला चोर है कि सारे देश को उठा के अपने दोस्त को बेचने वाला चोर है? अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन जनता और मीडिया का ध्यान कैसे पकड़कर रखना है इसके वो मास्टर बन गए हैं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को चुनौती तक दे डाली। केजरीवाल ने कहा कि अगर मोदी एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली दे दें तो मैं दिल्ली चुनावों में मोदी का प्रचार करूंगा। लोग ये कह रहे हैं 10 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। जब ये रिटायर होंगे तो लोग सोचेंगे क्या करके गया, कुछ नहीं करके गया। आखिरी 1 साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। आज मैं मोदी जी को कहता हूं, चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। अब देखिए, कागजों पर तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम नहीं है, लेकिन जमीनी तौर पर उनका रुतबा अभी भी सीएम वाला ही है। इसकी एक झलक आज भी देखने को मिली। अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी उनके बगल में बैठी नजर आई।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन 89 सड़कों के बारे में जानकारी दी गई जिनकी मरम्मत का काम आप सरकार ने दिल्ली चुनावों से पहले खत्म करने का वादा किया है। पूर्व सीएम केजरीवाल ने बताया कि मैंने दिल्ली की सड़कों की मरम्मत के लिए सीएम आतिशी को लेटर लिखा था और मुझे खुशी है कि हमारे विधायकों और नेताओं ने शहर की इन सभी सड़कों का निरीक्षण किया है। अब इस लेटर की क्या औपचारिक या अनौपचारिक अहमियत थी ये तो नहीं पता, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर मन में 23 सितंबर के दिन की तस्वीरें ताज़ा हो गईं। 23 सितंबर का वो दिन जब सीएम आतिशी ने पदभार संभाला था। हालांकि सीएम ऑफिस में दाखिल होने के बाद उन्होंने सीएम कुर्सी की छोड़कर दूसरी कुर्सी पर बैठने की ठान ली थी। आज जब दोनों साथ बैठे तो एक अजीब सा फ्लैशबैक देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव अब लगभग 4 महीने में ही आने वाले हैं। ऐसे में सुर्खियों में रहने के लिए और पार्टी की साख बढ़ाने के लिए उन्हें जो कदम सही लग रहे हैं वो वही कर रहे हैं। हाथों में रेवड़ी का पैकेट पकड़ना हो तो वही सही। मानना पड़ेगा सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जिसको पता है कि खबरों में कैसे बने रहना है। इनफैक्ट सिर्फ न्यूज हेडलाइंस में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर कैसे बने रहना है ये भी उन्हें ही पता है, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना उनकी सारी वीडियोस वायरल होती है। वही तो, क्योंकि बीते कुछ दिनों से 2 शब्द हैं जो न्यूज में काफी रहे हैं। एक है अरविंद केजरीवाल और दूसरा है ईडी। और अब अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी के एक और एमपी के घर ईडी की रेड पड़ी है। इनका नाम है संजीव अरोड़ा। कौन है ये जो अब ईडी के रडार पर आ चुके हैं, जानते हैं स्वर्णा की इस रिपोर्ट में। कौन है संजीव अरोड़ा, किस मामले में उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी है, क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। 7 अक्टूबर को आप नेता संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड पड़ी। ये हेडलाइन आपको कई जगह पर देखने को मिल गया होगा, लेकिन यहाँ हम ये जानेंगे कि संजीव अरोड़ा है कौन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर प्रवर्तन निर्देशालय ने छापेमारी की है। 61 वर्षीय अरोड़ा के गुरुग्राम और अन्य ठिकानों पर यह कार्रवाई जो है वो की गई है, जिसका कनेक्शन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज को सरकार की तरफ से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए जमीन दिया गया था। इस कंपनी का संबंध जो है वो सीधे तौर पर संजीव अरोड़ा से है। तो संजीव अरोड़ा पर यह आरोप है कि कथित तौर पर उन्होंने ये जमीन जो थी, जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए उन्हें मिला था, उसका इस्तेमाल जो था वो उन्होंने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए किया। और इसी मामले में संजीव अरोड़ा के कई ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। इतना ही नहीं, संजीव अरोड़ा के एसोसिएट्स के यहाँ भी ईडी की रेड हुई है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि संजीव अरोड़ा है कौन। तो संजीव अरोड़ा काफी नामी बिजनेसमैन है, जिन्होंने 1986 से अपने बिजनेस की शुरुआत की। शुरुआत में संजीव अरोड़ा ने अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस रितेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से शुरू किया था, जो काफी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद 2006 में उनकी एंट्री रियल स्टेट्स में हुई, जिसके बाद उनकी कंपनी का नाम बदलकर रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया। संजीव अरोड़ा ने चंडीगढ़ में हैम्पटन बिजनेस पार्क हैम्पटन होम्स को डेवलप किया, जो उस एरिया में इंडस्ट्री हब बनकर उभरा है, जहां पर 60 से ज्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। 2019 में उन्होंने मेक इन इंडिया योजना के तहत सुजुकी मोटर्स के साथ गुजरात प्लांट के साथ टाई अप किया और मेटल बिजनेस में कदम रखा। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के कपड़े बनाने वाले ब्रांड फेमिला फैशन लिमिटेड को भी लॉन्च किया। RPIL की मार्केट वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। कंपनी का ग्रुप टर्नओवर करीब 1000 करोड़ है। फिर साल आया 2021 जब संजीव अरोड़ा ने पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा। उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। फिर 2022 में उन्हें पंजाब से आप का राज्यसभा कैंडिडेट बनाया गया और उन्हें वहां से जीत भी मिली। 2022 से वो बिजनेसमैन के साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं। अब आते हैं ईडी की रेड पर। तो रेड के बाद संजीव अरोड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने लिखा कि मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। मुझे तलाशी अभियान के कारण का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि उनके सभी सवालों का जवाब दिया जाए। इस रेड के बाद आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो काफी नाराज दिख रहे हैं। संजय सिंह, जो आपके बड़े नेता हैं, उन्होंने लिखा कि एक और सुबह और एक और रेड। उनका पूरा का पूरा रिएक्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने सेंट्रल एजेंसी के इस कार्रवाई के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया है और उन पर आरोप लगाया है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया भी इस कार्रवाई से काफी नाराज दिखे। तो फिलहाल ईडी जो है वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है, वो ये कि अब ये मामला जो है वो काफी ज्यादा पॉलिटिकल हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीते कुछ सालों में जब भी ईडी और आम आदमी पार्टी दोनों का नाम सेम हेडलाइंस में देखने को मिलता है, तो वो मामला जो है वो कितना ज्यादा बड़ा हो जाता है।
गरिमा, बहुत हो गई दिल्ली की बातें, अब स्विच करते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ही इतना कुछ चल रहा है। सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं है जहां आए दिन बम ब्लास्ट हो रहे हैं। 6 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर भी बम ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट क्यों हुआ, कितने लोग मरे, ये सब जानिए इस रिपोर्ट में। एक पाकिस्तानी अलगाववादी ग्रुप ने कराची एयरपोर्ट के बाहर हुई लेट नाइट बॉम्बिंग की जिम्मेदारी ली है दैट टारगेटेड अ कॉन्वॉय विद चाइनीज नेशनल्स आउटसाइड पाकिस्तान्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट। इस हमले में 2 चाइनीज कर्मियों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कुछ लोग पाकिस्तानी भी थे। कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है, वहां के एयरपोर्ट के बाहर बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा किया गया यह हमला पाकिस्तान में चाइनीज लोगों पर हुए लेटेस्ट जानलेवा हमलों में से एक है। इस हमले की टाइमिंग को भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमला उस समय हुआ जब 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन होने वाला है, जिसे पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर भी इस समिट में जाने वाले हैं। बेसिकली ये SCO समिट एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरेशिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और डिफेंस पर फोकस्ड है। बड़ी बात यह है कि शुरुआती तौर पर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इस अटैक के बारे में बड़े ही कॉन्फ्लिक्टिंग डिटेल्स दिए थे और कहा था कि धमाका एक तेल के टैंकर के फटने से हो सकता है, लेकिन बाद में पुलिस ने पुष्टि की और कहा कि ये एक बॉम्ब धमाका था। अब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इस धमाके को छुपाना चाहते थे या उनकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कमी थी, ये तो वही जाने। इन लेटेस्ट अपडेट, काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल्स की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये पता कर रहे हैं कि हाउ द अटैकर रीच द कराची एयरपोर्ट, व्हिच इज पाकिस्तान्स लार्जेस्ट सिटी एंड आल्सो द मोस्ट सिक्योर्ड एयरपोर्ट। अब जानते हैं पाकिस्तान की इस सेपरेटिस्ट ग्रुप के बारे में। इस टेररिस्ट अटैक की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है। मुख्य रूप से साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान में बेस्ड है ये आर्मी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसने विदेशियों और सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में टारगेट बनाया है। इस सेपरेटिस्ट ग्रुप के स्पोक्सपर्सन जुनैद बलोच ने कहा था दैट द सुसाइड बॉम्बर्स टारगेटेड द कॉन्वॉय ऑफ चाइनीज इंजीनियर्स एंड इन्वेस्टर्स एज दे लेफ्ट द एयरपोर्ट। इस्लामाबाद में स्थित चाइनीज एम्बेसी ने कहा कि चाइनीज कर्मी जो पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में काम कर रहे थे, जो एक कोल पावर्ड बिजली प्लांट है और चाइना पाकिस्तान साझा परियोजना में शामिल है, इस कॉन्वॉय में मौजूद थे जब 11 बजे रात के आसपास ये हमला हुआ। एम्बेसी ने कहा कि 2 चाइनीज नागरिकों की मौत हो गई है और एक को चोट लगी है, साथ ही कुछ पाकिस्तानी भी घायल हुए हैं, लेकिन इसके बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया चाइनीज एम्बेसी ने। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बॉम्बिंग की कड़ी निंदा की है। इसे कराची एयरपोर्ट के पास एक घिनौना आतंकवादी हमला बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनको इस हमले ने हिला दिया है और वो शोक में है। उन्होंने कहा है कि हमला करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं और वादा किया है कि दोषियों को सजा दी जाएगी। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके अपना मैसेज आवाम तक पहुंचाया। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बीजिंग के $multi-billion प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसी में ग्वादर पोर्ट भी शामिल है और इसी कारण पाकिस्तान में हजारों चाइनीज कर्मचारी काम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बेसिकली बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवाना चाहता है। उसके मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ऑयल एंड मिनरल रिच बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट करती आ रही है। BLA का ये भी कहना है कि लंबे समय से वहां की सरकार बलोच के लोगों के साथ भेदभाव करती आ रही है और ये इल्जाम लगाया है। इसलिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में कई इस्लामिक मिलिटेंट्स भी ऑपरेट करते हैं। आपको बता दें, BLA ने यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस टेररिस्ट अटैक से पहले भी कई बार चेतावनी दी है कि बलूचिस्तान में काम कर रहे किसी भी चाइनीज को निशाना बनाया जाएगा। 6 अक्टूबर रात के इस हमले से पहले अगस्त में हुए जानलेवा हमलों में बलूचिस्तान में 50 से अधिक लोग मारे गए थे। तब शरीफ ने कहा था कि ये हमला चाइनीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। 2018 में BLA ने कराची में स्थित चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला किया था, जिसमें 1 घंटे तक गोलीबारी हुई थी और 2 पाकिस्तानी नागरिक और 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी। साथ ही 3 हमलावर भी मारे गए थे।
मार्च में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भाग में एक सुसाइड बॉम्बर ने 5 चाइनीज इंजीनियर्स और उनका पाकिस्तानी ड्राइवर तब मार दिया जब वो धासू डैम, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसकी तरफ जा रहे थे। अप्रैल में 5 जापानीज कर्मी सुरक्षित बच गए जब एक सुसाइड बॉम्बर ने उनकी गाड़ी को कराची के एक कारखाने की तरफ जाते समय निशाना बनाया था। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। 2022 में कराची यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक ब्लास्ट में 3 चाइनीज टीचर्स और उनका पाकिस्तानी ड्राइवर तब मारा गया जब उनकी वैन में धमाका हो गया था। ये तो हुई BLA के पास्ट अटैक्स की बात। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ उठ रहा है और वो है SCO समिट को लेकर, जो ठीक एक हफ्ते बाद पाकिस्तान में होना है, यानी 15-16 अक्टूबर को। इस समिट में इंडिया के डॉक्टर S जयशंकर भी जाने वाले हैं। लेकिन इस समिट से पहले हुई इस अटैक ने कई सिक्योरिटी कंसर्न्स उठा दिए हैं, जिसने पाकिस्तान की सरकार के ऊपर एक बड़ा धब्बा लगाया है। पाकिस्तान वैसे ही खबरों में बना रहता है। उधर इजराइल हमास युद्ध को आज 1 साल हो गया है और इस युद्ध ने जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल दिया है। इस 1 साल में ये युद्ध अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। एक तरफ इजराइल है जो अपने दुश्मनों को बख्शने को तैयार नहीं है, उधर ईरान बदला लेने के लिए कितना डेस्परेट है वो तो दिख ही रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खोमेनी ने इजराइल को खत्म करने की वार्निंग दी है, लेकिन आखिर कौन है खोमेनी और ईरान में उनका कद इतना बड़ा क्यों है, बता रही हैं हरीम। इजराइल पर हमास के हमले को 1 साल हो गए, लेकिन अब ये जंग सिर्फ इजराइल वर्सेस हमास से कहीं आगे बढ़ चुकी है। एज वी ऑल नो, अब इस जंग में पूरा मिडिल ईस्ट शामिल हो चुका है। एक तरफ इजराइल अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान बदला लेने के लिए कितना डेस्परेट है वो दिख ही रहा है। रिसेंटली ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया। उसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर अली खमेनी ने इजराइल को खत्म करने की वार्निंग दे दी है। लेकिन आखिर आयतुल्लाह अली खमेनी इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं और क्या है उनका ईरान का सुप्रीम लीडर बनने तक का सफर? अली खमेनी का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के रिलीजियस सेंटर मशहद में हुआ था। वो सैयद जावेद खमेनी के दूसरे बेटे थे। अपने होम टाउन के मदरसों में शुरुआती पढ़ाई के बाद अली खमेनी ईरान के कौम शहर में शिफ्ट हो गए और 1962 में उन्होंने ईरानियन रेवोल्यूशन को लीड करने वाले आयतुल्लाह खुमैनी से हाथ मिला लिया। वो जल्द ही खुमैनी के डेडिकेटेड फॉलोअर बन गए और खुमैनी के विजन ऑफ इस्लाम को आज तक फॉलो करते हैं। 1960s और 70s के दौरान अली खमेनी कई बार गिरफ्तार हुए और कई साल उन्होंने जेल में भी बिताए। जून 1981 में जब अली खमेनी अबू जर मस्जिद में भाषण दे रहे थे तो टेप रिकॉर्डर में छुपा हुआ एक बम उनके पास ही फट गया, लीविंग हिज राइट हैंड पैरालाइज्ड। उसी साल ईरान के एक राष्ट्रपति को इम्पीच कर दिया गया और दूसरे की हत्या कर दी गई। तब अली खमेनी के आइडियल लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को प्रेसिडेंट बना दिया गया। उन्होंने एज प्रेसिडेंट ऑफ ईरान 2 टर्म्स पूरे किए, 1981 से 1989 तक, और इसी टेन्योर में ईरान इराक युद्ध छिड़ गया जो उनके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी की डेथ हुई तो उनका कोई सक्सेसर नहीं था। तब अली खमेनी बाय डिफॉल्ट ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए। हालांकि अली खमेनी के अपॉइंटमेंट का कुछ बड़े मौलवियों ने विरोध किया क्योंकि इन्हें लगा कि वो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन बाद में उन्हें मंजूरी दे दी गई। तो 1989 से अली खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और उन्हें ईरान के सबसे पावरफुल नेता के तौर पर देखा जाता है। He holds constitutional authority over the judiciary, the regular armed forces, the elite revolutionary guards and state-controlled media. And not just this, वो ईरान की 12 मेंबर गार्डियन काउंसिल के प्रमुख भी हैं, जिसके पास चुनावी उम्मीदवारों की जांच करने और पार्लियामेंट्री डिसीजंस पर वीटो लगाने का अधिकार है। अली खमेनी के पास और भी कई पावर्स हैं, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जनरल पॉलिसीज डेवलप करना, वॉर एंड पीस डिक्लेयर करना और आर्म्ड फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना। इसके साथ ही वो ईरान की फॉरेन पॉलिसी भी डिटरमिन करते हैं और इकोनॉमी के लिए अहम फैसले लेते हैं। ईरान में हाईएस्ट ऑफिस अज्यूम करने के बाद से खमेनी वेस्टर्न वर्ल्ड, पर्टिकुलरली यूएस और इजराइल से सावधान रहे हैं। 1981 में जब वो राष्ट्रपति बने थे, ही वाउड टू एलिमिनेट डिविएशन, लिबरलिज्म एंड अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड लेफ्टिस्ट्स। इसके अलावा जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में न्यूक्लियर डील से विथड्रॉ किया था तो अली खमेनी ने कहा कि वो पहले दिन से कह रहे थे कि अमेरिका पर भरोसा मत करो,
इसके साथ ही अली खमेनी अमेरिका और इजराइल को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। 2018 में उन्होंने इजराइल को कैंसरस ट्यूमर बोला था और इजराइल के लिए यही नफरत है जो वो इस यहूदी देश को टेररिस्ट हब कहते हैं, वही टेररिस्ट हब जो फिलिस्तीन और मुस्लिम नेशंस के अगेंस्ट है। तो ये सालों से चली आ रही नफरत का नतीजा है कि अब ईरान की राजधानी तेहरान में मुसल्ला मस्जिद में हजारों लोगों को एड्रेस करते हुए अपने 40 मिनट के भाषण में अली खमेनी खुलेआम हाथ में बंदूक लेकर इजराइल को खत्म करने की चेतावनी दे चुके हैं। चाहे मुद्दा हो राजधानी दिल्ली का या पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का, नेशनल हो या इंटरनेशनल, ईरान का हो या इजराइल का, सबके बारे में हमने बताया आपको आज के स्विच बुलेटिन में। तभी तो इस बुलेटिन का नाम है स्विच बुलेटिन, क्योंकि यहाँ हम आपकी क्यूरियोसिटी का स्विच ऑन कर देते हैं और आपकी क्यूरियोसिटी का स्विच ऑफ ना हो जाए इसलिए हम टीवी के साथ साथ डिजिटली भी मौजूद है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो अब मिलते हैं अगले स्विच बुलेटिन में। टिल देन कीप वॉचिंग स्विच।